तो Q&A वीडियोस तो मैंने काफी सारे बनाए हैं पहले भी, लेकिन अब जो है मैं सोच रहा हूँ कुछ ऐसा चीज स्टार्ट करूँ जिससे कि आप लोगों को ज्यादा बेटर नॉलेज मिल सके। ये कि हर चीज मैं नहीं बता सकता, हर चीज मुझे नॉलेज नहीं है क्योंकि मैंने उस चीज की पढ़ाई नहीं करी है। जितनी मैंने नॉलेज इकट्ठा करी है वो सिर्फ एक्सपीरियंस है, लोगों का देख के, डॉक्टर से कुछ कुछ सवाल पूछ के ही करी है। तो जिनके पास असलियत में हेयर ट्रांसप्लांट के दुनिया का नॉलेज है, आज उनके पास आए हैं और कुछ सवाल जो कि आप लोगों ने पूछे वो कुछ सवाल जो है डॉक्टर से पूछेंगे। डॉक्टर जो है आपको डायरेक्टली बताएंगे ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ में आए कि उन चीजों का क्या जो है असलियत में आंसर होना चाहिए। हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल माय हेयर ट्रांसप्लांट। आज जो है हमारे साथ डॉक्टर संतपाल सांगवान सर बैठे हुए हैं, हेयर फिर एंड हेयर ग्रोथ गुड़गांव ब्रांच हम आए हुए हैं। डॉक्टर से कुछ सवाल पूछेंगे जो कि आप लोगों ने ही मेरे को पूछ रखा है, तो वही सवाल जो है डॉक्टर से पूछा जाएगा, डॉक्टर जो है डायरेक्टली आपको कन्वे करेंगे। हेलो सर, तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन हम डॉक्टर से पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है सर, बहुत ही फ्रीक्वेंट पूछने वाला जो है क्वेश्चन है ये, अगर हम मेडिसिन लेना छोड़ दें तो उससे हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर को कितना फर्क पड़ता है? हाँ, ये मैं बताना चाहूँगा, ये मेरे भी सबसे ज़्यादा पेशेंट यही ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। ये ट्रांसप्लांटेड हेयर हैं, ये ऑब्वियसली DHT पे डिपेंडेंट नहीं होते या जो फिनास्टाइड मिनोक्सिडिल पे, लेकिन डेफिनेटली मिनोक्सिडिल का एक अलग भी मैकेनिज्म जिससे थोड़ा थिकनेस बढ़ती है। तो यदि हम बिल्कुल बंद करते हैं तो ये हो सकता है कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट खराब हो जाता है। उसके रीजन क्या होते हैं कि ट्रांसप्लांट का रिजल्ट सिर्फ प्योर ट्रांसप्लांटेड हेयर का रिजल्ट नहीं होता है, इसके साथ साथ हमारे कुछ नेचुरल बाल भी लोगों में ग्रो करते हैं जिसकी वजह से वो और अच्छा दिखाई देता है। तो होता क्या है, जैसे ही वो बंद करते हैं तो ट्रांसप्लांटेड हेयर तो लगभग वैसे ही रहते हैं और थोड़ा सा पतले हो सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल हेयर है ना वो पूरे के पूरे जो ग्रो हुए होते हैं वो गायब भी हो सकते हैं। तो उनकी वजह से जो रिजल्ट है खराब हमारा दिखाई देने लगता है। लेकिन एक चीज आप लेके चलिए कि ट्रांसप्लांट आपने करवा दिया, मेडिसिन छोड़ दी, तो ऐसा नहीं कि ट्रांसप्लांटेड हेयर सारे चले जाएंगे या बिल्कुल गायब हो जाएंगे, वो कभी भी नहीं होगा। इसलिए इनको परमानेंट कहते हैं कि ये उस पर डिपेंडेंसी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली हमें बेनिफिट मिलता है, थोड़े थिक रहते हैं और नेचुरल और हो जाते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो ट्रांसप्लांटेड हेयर पे देखा जाए तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इतना। तो मतलब मेडिसिन अगर छोड़ दोगे तो आपके इम्प्लांटेड जो बाल है, ट्रांसप्लांटेड बाल है, वो नहीं झड़ेंगे, हो सकता है पतले हो जाए, लेकिन जो आपके एग्जिस्टिंग हेयर है, जो पहले से बाल थे जो हेयर ट्रांसप्लांट से, जो कि मेडिसिन के सहारे रुके हुए थे, वो झड़ जाएंगे। मेडिसिन से ग्रो भी हुए थे हमारे ट्रांसप्लांटेड हेयर के बीच में भी। दूसरा सवाल आता है सर, और भी ज्यादा फ्रीक्वेंट पूछने वाला, कि हेयर ट्रांसप्लांट का जो लाइफ होता है, इसी सवाल से जो है, जो अभी फर्स्ट क्वेश्चन था उसी सवाल से जो है थोड़ा सा इंटरकनेक्टेड है बोल सकते हो, कि मेडिसिन छोड़ दे तो क्या होगा, क्या गिर जाएंगे या नहीं गिर जाएंगे। तो वही सवाल है कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल कितने, मतलब लाइफ क्या होती है उसकी? ये भी मैं बताऊंगा। जब भी हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ था, ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था कि हम यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं, यदि वो भी वैसे ही चले जाएंगे जैसे दूसरे बाल हमारे जा रहे थे तो हेयर ट्रांसप्लांट का बेनिफिट ही नहीं होना था। तो थ्योरेटिकली जो हम थ्योरी में जो भी हम पढ़ते हैं, जो भी रिसर्च हुई जिसपे हेयर ट्रांसप्लांट है, ये कहा जाता है कि जिस एरिया से हम वो बाल निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं और नॉर्मल फ्रंट इम्प्लांट एरिया में इम्प्लांट करते हैं, जब तक वो एरिया रहेगा, जब तक ये बाल रहेंगे। जैसे कि हम डोनर एरिया से निकालते हैं, आप देखते हैं कोई कितना ही ओल्ड हो जाए, स्टिल उसके इस एरिया के बाल सर्वाइव करते हैं। इसीलिए हेयर ट्रांसप्लांट तब तक ये बाल रहेंगे जब तक वो बाल भी रहेंगे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब आप कहोगे तो किसी केस में जाता ही नहीं, तो आप यही क्यों नहीं कह रहे कि लाइफ टाइम है। लेकिन कुछ कुछ ऐसी डिजीजेज होती है जैसे एलोपेशिया एरेटा या कोई और तरह के जिसमें ये बाल भी जा सकते हैं, तो इसलिए हम उनमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करते हैं। तो थ्योरेटिकली ये लाइफ टाइम ही है। हो सकता है कि कुछ टाइम के बाद 15 साल में, 20 साल में, 10-15 साल में ये 10 से 15% कम हो जाए, लेकिन पूरी तरह कभी भी नहीं जाएंगे। ये चीज आप लेके चलिए। आई गेस इस सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। और इस सवाल का जो है, अगर मैं प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाऊं तो मुझे 10-15 साल लग जाएंगे, गिर रहे कि नहीं गिर रहे। तो तब तक अगर तब तक भी मैं यूट्यूब में वीडियोस डालते रहा तो जरूर आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई भी यूट्यूबर ऐसा नहीं है जो उसको 10-15 साल हुए हैं, तो नहीं बता सकते भाई ये चीज के बारे में। तो फिर आता है सवाल तीसरा, और तीसरा सवाल है, ट्रांसप्लांट के बाद स्टार्टिंग फेज में क्या सब बाल गिर जाते हैं? देखो, किसी में काफी ज्यादा बाल गिर सकते हैं, सब नहीं, लेकिन हाँ सब रिप्लेस होते हैं, ये बिल्कुल कहा जाएगा। किसी में वो 10-10% करके रिप्लेस होते हैं तो उनका हमेशा अच्छा रहता है। किसी में एक साथ में 70-80% चले गए, 10-20% बच गए तो बिल्कुल बाल दिखने लगते हैं 3 महीने में। तो ये बिल्कुल मत घबराएं, ये एक फेज है। वो कम करके रिप्लेस हो या लेट रिप्लेस हो या कुछ हो, लेकिन एट लास्ट उन्हें आना है। ये एक प्रोसेस है और जितनी जल्दी गिरते हैं जल्दी आते भी हैं। किसी के 10-10% के इसका फुल रिजल्ट आने में कई बार 1 साल लग जाता है, किसी का वो जल्दी आ जाता है।
तो इस सवाल को लेके बहुत सारे पेशेंट जो है घबराते हैं। मेरे पास अभी भी काफी सारे मैसेज ऐसे आते हैं कि सर मेरा 3 महीने हुआ है, सर मेरा 4 महीने हुआ है, मेरा शेडिंग फेस हो रहा है या फिर हो चुका है एंड काफी टकला फिर से वही दिखने लग गया जैसा पहले था एंड मेरे बाल नहीं आ रहे, तो क्या करें, मेरे बाल गिर रहे हैं। कोई 2 महीने में मैसेज करता है सर मेरे सारे बाल गिर गए, तो मतलब डर जाते हैं लोग। लेकिन इसका सही जवाब जो है यही है जो डॉक्टर ने बताया कि गिरते हैं, ठीक है, वो शेडिंग फेस है तो सारे गिर सकते हैं, किसी के थोड़ा कम भी गिर सकते हैं, लेकिन वो नॉर्मल है, फिर से रिप्लेस होकर नया आता है, तो आपको डरना नहीं है। बाल जो भी आपके शेडिंग फेस पे जा रहे हैं वो फिर से जो है रीग्रो हो जाएंगे, क्योंकि रूट नहीं जा रहा है, वो सिर्फ फॉलिकल जा रहा है। तो अब लास्ट क्वेश्चन है जो कि सर से पूछना है मेरे को कि सर आपने जो है बहुत सारे सर्जरीज करे होंगे अपनी लाइफ में, तब से आपने क्लिनिक ओपन किया या फिर जब आपने प्रैक्टिस भी स्टार्ट की थी, तो तब से लेके अब तक बहुत सारे सर्जरीज करे होंगे आपने। एक ना मेरे को सवाल आता है कि सर क्या गारंटी है कि मेरे बाल आ जाएंगे, क्या सच में 100% आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट? तो सर एक सक्सेस रेट क्या होता है हेयर ट्रांसप्लांट में, और आप आपने इतने सालों से हेयर ट्रांसप्लांट करा है, तो आपकी लाइफ में क्या सबका ही हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल रहा है 100%? नहीं, ये मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा कि मैं कितना ही सक्सेसफुल हूँ। मैं आज भी कितनी अच्छी सर्जरीज मैं कर रहा हूँ, कभी भी 100% नहीं हो सकता। 100 में से यदि मैं अपने 90 to 95% पेशेंट को मैं सेटिस्फाई कर पा रहा हूँ, अच्छे रिजल्ट दे पा रहा हूँ, तो ये बहुत अच्छा है। किसी भी एक सेंटर के लिए 100 में से 4 या 5 पेशेंटों के रिजल्ट हर 100 में से मैं बता रहा हूँ कि उतने अच्छे नहीं होते हैं। ये चीज आप लेके चलिए। और इसमें अकेली डॉक्टर वही कह रहा, मेरे लिए सारे पेशेंट एक जैसे हैं, जैसे टीचर के लिए सब स्टूडेंट एक जैसे हैं, क्योंकि मेरे को ऐसा थोड़ी ना कि कोई कम ज्यादा, मैं वो सब चीजें नहीं देखता, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ। लेकिन कई चीजें प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाती हैं। मैंने सर्जरी एक जैसी की, डेंसिटी एक जैसी जी, सब में एंगल एक जैसे लगाए, लेकिन स्टिल कुछ के रिजल्ट तो बहुत अच्छे आ गए, जितने मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। मेरे बेस्ट रिजल्ट से भी शायद बेस्ट आ गए, और किसी के काफी वीक रह गए, बहुत बुरे भी आए, इवन सब कुछ अच्छा करने के बाद। तो यहाँ कई चीजें होती हैं जो मैटर करती हैं। डोनर एरिया, और कि कैसे वो डाइट क्या ले रहा है, टाइम पे क्या ले रहा है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है। देखो सब कुछ चीजें हैं। ज्यादातर पेशेंट हमारे इतने ईमानदार हैं कि हमने उनको जो मेडिसिन बताई वो अच्छे से लेते हैं और रेगुलर लेते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहता कि उनकी गलती की वजह से चीजें हो रही है। मैं उनको ये बोल देता हूँ कि 3 महीने ड्रिंक नहीं करना, स्मोकिंग नहीं करना। लोग अपनी कोशिश की हद से पार जाके वो चीजें करते हैं, लेकिन स्टिल फिर भी चीजें कुछ रह जाती हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट में सर्जरी करना एक पार्ट है, उसके साथ पेशेंट को जो पेशेंस जो रखना पड़ता है, पॉजिटिव सोच जो रखनी पड़ती है, वो भी बहुत रोल प्ले करती है। यही चीज मैं इसमें बताना चाह रहा था कि अभी भी कुछ पेशेंट्स के मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं उनको बेटर कर सकता हूँ। कि क्या चीजें मैं उनको समझाता हूँ। बॉडी रिस्पॉन्स को कोई नहीं कैलकुलेट कर सकता। मैं कभी भी नहीं बता सकता कि सौरभ तुम्हारा रिजल्ट उस समय इतने करवाया था कि इतना अच्छा आ ही जाएगा। मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, तुम्हारी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी, ज्यादातर केसों में आ जाएगा। लेकिन फिर भी 100 में से 2 या 3 या 4 ऐसे रहते हैं जिनका नहीं आता है। तो उस चीज में चाहे आप कहीं भी कुछ भी करवा लो, हम बेस्ट टेक्निक है, हमारी बिग एफ है, कुछ है, स्टिल उसमें भी मैं यही कह सकता हूँ कि कुछ चीजें वहां भी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज आपको लेके चलनी पड़ेगी। कोई भी साइंस है, इसमें हम कभी भी नहीं कह सकते ये चीज। तो ये एक मैं वही चाह रहा हूँ कि मैं ये चीज ईमानदारी से बताना चाहता हूँ कि मेरे भी 100 के 100 पेशेंटों के अच्छे रिजल्ट नहीं आए हैं। कुछ ऐसे हैं जो सेटिस्फाई नहीं है, और वो हमें कोशिश करनी होती है कि उन्हें भी बेटर करना। जैसे सर ने बोला कि साइंस है और मेडिकल फील्ड में कोई भी चीज गारंटी नहीं दे के हो सकता कि भाई हाँ हम 100% श्योरिटी से जो है आपको सक्सेसफुल करके देंगे, या फिर 100% आपका जो है बाल आ जाएंगे, या फिर कुछ भी चीज है मेडिकल फील्ड में 100% नहीं होता। और वो 100% कौन गारंटी देते हैं? या तो गॉड या तो फ्रॉड। तो आप देख लो आप किसके पास जा रहे हो। गॉड मिलना बहुत मुश्किल है, इसलिए फ्रॉड से बच के रहिएगा। तो फ्रॉड से बच के रहिएगा। इवन मैं एक पेशेंट में 2 एरिया का नहीं कह सकता। कई बार ऐसा होता है कि सामने बहुत अच्छे रिजल्ट आ गए, क्राउन में उतने अच्छे नहीं आए। सेम पेशेंट है, सेम चीजें हुई। आप सोच सकते हो कि 100 के 100 पेशेंट की बात है, एक पेशेंट में 100 के 100% एरिया में सेम रिजल्ट नहीं आते। तो चीजें बहुत वेरी करती है। पर इसमें भी डॉक्टर संतपाल सर ये कह रहे हैं कि अगर बाई चांस किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है, बिल्कुल मतलब सेटिस्फैक्टरी नहीं रहता है, उसमें भी डॉक्टर जो है हेल्प करेंगे। बिल्कुल करना चाहिए। कोई भी कहीं पे भी किसी भी क्लिनिक में जा रहे हो, तो अगर आपका जो है अच्छा रिजल्ट नहीं आया तो आप डॉक्टर के पास विजिट करो। और सब अच्छे सेंटरों के डॉक्टर हेल्प करेंगे, ऐसा नहीं कि हम ही इसमें हैं, ये चीजें हैं। बिल्कुल। और ये चीज जो है अच्छे क्लिनिक्स करते ही है, तो फिर कहीं पे भी आप करवा रहे हो एक अच्छा क्लिनिक चूज करो, एक अच्छा डॉक्टर चूज करो, और एक्सपीरियंस डॉक्टर चूज करो जहाँ पे क्वालिफाइड डॉक्टर हो एंड प्रीवियस रिजल्ट भी अच्छे हो। इस वीडियो को देख के आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है आपके क्वेश्चंस का जवाब मिल गया होगा। इस वीडियो को यही तक रखते हैं एंड फिर से डॉक्टर संतपाल सर को हम थैंक यू बोलेंगे। थैंक यू सो मच सर, आपने वीडियो में आके मेरे जो भी
सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर्स है, आपने इतना अच्छी तरीके से समझाया उनको। इस वीडियो को करने का एक ही मेरा मोटिव था कि जो है डॉक्टर से डायरेक्टली आपको नॉलेज मिले, ना कि मैं कन्वे करूं। एंड इस चीज से जो है आप लोगों को और अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि वीडियो में क्या मैं समझाने की कोशिश करता हूं। एंड ऐसी वीडियोस बनने में मैं सोच रहा हूँ एक तो लेके ही आऊं जहां आपके सवाल जो है डायरेक्टली मैं एक डॉक्टर से पूछूं, जैसे कि आज सतपाल सर से पूछा, ऐसे ही एक डॉक्टर आपको डायरेक्टली बताए और आपको और अच्छी तरह से समझ में आए। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने यहाँ तक ये वीडियो देख ली तो एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है ऐसे नए नए वीडियोस लाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहो, हेल्दी रहो।